मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई चल रही है? देखिए, पिछले क्लास में हम लोग का गॉस का एप्लीकेशन तक खत्म हो गया था। तो आप रिसेंटली पीछे का लगातार 3 लेक्चर देखते हैं तो उसमें आपको 6 गॉस का एप्लीकेशन खत्म हो गया है, उसमें वहां पढ़ लीजिएगा। उसके पीछे जाइएगा तो गॉस पढ़ लीजिएगा। अगर आप उसको कंटिन्यू देखते हैं, याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा वहां से। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत विभव। क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक लिखते हैं यहाँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम लोग का टॉपिक रहा। टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी बोलेंगे इसका विद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत विभव। टॉपिक का हम लोग का यही नाम है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत विभव। जब इस टर्म को पहली बार सुनते हैं हम लोग, तो हम लोग के ब्रेन में एक बात, दिमाग में एक बात कौंधता है कि भाई आखिर इसमें से कुछ टर्म तो मुझे लगता है सुना हुआ है कहीं ना कहीं इस टर्म के बारे में। सिर्फ इतना जो टर्म है स्थितिज ऊर्जा, यह टर्म लगता है कहीं ना कहीं हम पढ़े हैं, रिसेंटली पढ़े हैं। अर्थात हम लोग क्लास 11th में इसको पढ़ाई किए हैं। तो अब इसके बारे में पहले जान लेते हैं। जनरली देखिए, पहले आप टॉपिक में कैसे एंट्री लेते हैं, इस बात की चर्चा होती है, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअली इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। जब तक आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। समझे? जब आप विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे, तभी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए, कैसे हुआ वहां। तो आखिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा समझने से पहले मुझे यह समझना चाहिए कि इसमें क्या चीज मुझे पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ाई किया, क्या चीज पढ़ाई किया, वो जानना पड़ेगा। तो मुझे पता चला कि अरे स्थितिज ऊर्जा तो लगता है कहीं कहीं हम लोग 11th क्लास में पढ़ाई किए हैं, पढ़े हैं ना। अब स्थितिज ऊर्जा में क्या करते थे? एक वस्तु था, उसको उठाते थे और पृथ्वी के बल के विरोध में ऊपर ले जाते थे, वहां रख देते थे। वहां जो बल काम करता था वह किसके हिसाब से किए? वो अपने फोर्स लगाया, अपना फोर्स लगाया ना। मैं अपना फोर्स लगाया और अर्थ के सरफेस से ऊपर उठा के कुछ ऊंचाई पर रख दिया। मान लेते हैं कि एक चौक है ये, इस चौक को हम उठाए ऐसे और एक ऊंचाई पर जाके क्या किया, उसको रख दिया। यह जो चौक पर जो हमने बल अप्लाई किया, लगाया, एग्जर्ट किया, यह बल किसके विरोध में किया? पृथ्वी के विरोध में। पृथ्वी चाहती थी कि तुम मेरे पास रहो, लेकिन यह क्या किया, इसको हम कहां खींच के ले गए? ऊपर ले गए। तो वो क्या हो, पृथ्वी के बल के विरोध में बल लगाया। तो यह बल कैसा काम किया? विरोध में हुआ, निगेटिव बल हुआ ना। तो कार्य भी क्या हो गया? निगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। तो पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वहां जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पीई जो निकालते हैं, जिसको हम लोग यू बोलते हैं, आखिर यह पोटेंशियल एनर्जी यू जो है, जो mgh के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? mgh के। एस तो वही है कि एक वस्तु यहां रखा हुआ था ए पॉइंट पर, इसको हमने उठा के यहां शिफ्ट कर दिया बी पॉइंट पर।
इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ h, इसका मास क्या है m, और चूंकि ये अर्थ है चूंकि, तो अर्थ से जब ऊपर ले गए तो पृथ्वी अपने ओर बल लगाती है, अपनी ओर खींचती है वस्तु को। हमने क्या करा, इसको अपना फोर्स लगा के कहां ले गया, ऊपर ले गया। तो यह तो पृथ्वी के बल के विरोध में काम किया। तो यहाँ एक बल का कॉन्सेप्ट आया। पहले बात समझ, जस्ट से एक एक पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। यहाँ किसकी चर्चा हुआ, बल का। यहाँ कौन लगा, फोर्स। इस बल का चर्चा, आखिर बल कैसा बल के कारण ये होता है, ये जानना पड़ेगा। तो जनरली हम ये जानते हैं कि बल का ऐसे बहुत रूप है, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम बैलेंस अनबैलेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात जो करने जा रहे हैं वह करने जा रहे हैं कंजर्वेटिव की बात करने जा रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। देखिए लोग डायरेक्ट सीधे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर आ जाते हैं, हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं आखिर ऐसा होता क्यों। कंजर्वेटिव फोर्स में देखते हैं, मुझे लग जाता है कि इसमें आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, एक और आता है स्प्रिंग फोर्स। वो स्प्रिंग में पढ़े थे ना, वाला ऐसे इसे फोर्स लगा इधर, ये ऐसे यूं दबेगा फिर से फैल जाएगा। वो इधर फोर्स लगेगा तो ये दबेगा फिर से फैल जाएगा। इस सारे फोर्स में तो मुझे एक बात पता चल गया कि स्थिर ऊर्जा के कॉन्सेप्ट में जो यूज होने वाला टर्म है वह कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा। एक दूसरा फोर्स होता है नॉन कंजर्वेटिव। क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव। इसका एग्जांपल है फ्रिक्शन। ये जो बल होता है वह नॉन कंजर्वेटिव का होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब इस वस्तु को उठा के ऊपर ले गए h ऊंचाई से, उस कंडीशन में जब उठा रहे थे हम लोग, तो पृथ्वी के बल के विरुद्ध हमने काम कर रहा था। हम लोग जो अपना बल अप्लाई किए, हम लोग जो बल लगाए वो पृथ्वी के बल के विरोध में लगाए, तो विरोधी बल है ये। और ये है किस रूप का बल भाई, कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत कौन आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है ना। ये कैसा है, h ऊंचाई पर ये जो जी आपको दिख रहा है ये कैसा त्वरण है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। तो क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं इसको, गुरुत्वीय त्वरण। ये एक गुरुत्व त्वरण है, पृथ्वी के ऊपर ले जा रहे हैं हम। इसका मतलब है कि यह निगेटिव है, अपोज में काम कर रहा। पृथ्वी तो बल नीचे खींचते से यूं फेंक दे, पृथ्वी नीचे खींच ली। जब फेंक रहे थे तो यह जो बल लगा फेंकने के ऊपर जाने का, वो बल तो अपोजिट में लगा। जैसे एक उदाहरण से समझो, अपना दैनिक जीवन के एक उदाहरण समझा रहे हैं, बड़ी सटीक उदाहरण है। जैसे देखता सुनता है, अभी आसपास अभी शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, मौसम चल रहा है, कोई कोई देखता हुआ कि एक लड़का, फला लड़का ने उस लड़की को लेके भाग गया। वो भागा क्यों, पहली बात तो वो अगर उसके सपोर्ट में फोर्स लगाता तो पहले लेके जा नहीं सकता था। उसने क्या करा कि उसके जो सामने वाला जो लड़की है उसके गार्जियन के अगेंस्ट में फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स कैसा हो गया, निगेटिव। तो जब निगेटिव फोर्स हुआ तो आखिर उसी कंडीशन तो मार खाया, तो मारने का जो परिणाम आया वो कैसा बल आया, तो निगेटिव ही फोर्स था ना। अब तेरे को समझ में अच्छे से आया। उसी प्रकार जब यहाँ ऑब्जेक्ट को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो यह बल कैसा होगा, निगेटिव बल होगा। मतलब इस पृथ्वी के अपोज में हम लगा रहे हैं, विरोध में काम कर रहे हैं। तो यह किस बल के उदाहरण में आ जाएगा, कंजर्वेटिव। किसके उदाहरण में आ जाएगा, कंजर्वेटिव के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो स्थिति ऊर्जा जो लगा यहाँ, यह किसके लिए लागू हुआ भाई, कंजर्वेटिव फोर्स के लागू हुआ। किसके लागू हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स के लागू हुआ। जब कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लागू हुआ तो हमको बल का तो काम समझ में आ गया। और ऊर्जा होता क्या है, ऊर्जा में क्या चाहिए, बल चाहिए और विस्थापन चाहिए, कार्य निकलेगा। कार्य को समय से मांगे ऊर्जा निकलता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये बल निकल गया। और अब क्या करेंगे, इसमें एक टर्म, इस ऊर्जा कॉन्सेप्ट सुनाया। अब इसमें कॉन्सेप्ट जुड़ गया यहाँ के, विद्युत। क्या जुड़ गया, विद्युत। अब पूरा कॉन्सेप्ट बन गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसमें क्या है, एक बात जो है, जो ध्यान देने वाली बात है, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा हो, हमेशा किसके लिए लागू होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। जो आपका की पॉइंट हुआ
पहला की पॉइंट क्या हुआ याद रखिएगा, इसे हम लिखा देंगे, बाकी याद भी कर लीजिए आप कि विद्युत स्थिर ऊर्जा जो बनेगा लागू होगा वह कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लागू, किसके लिए लागू होगा? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। इसको बोलते हैं संरक्षी बल, किसके लिए लागू होगा? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। आप यहां तक समझे बात को, आगे इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब इस टॉपिक बना लेना, हेडिंग बना लेना। हेडिंग में क्या लिखना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग अपना फिजिक्स 12 का कुछ याद करते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा। हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको बोलते हैं विद्युत बल। जब विद्युत बल पढ़े तो इसी से निकल के मेरा एक कॉन्सेप्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो आया। जब विद्युत बल पढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार ये हम लोग पढ़े, और हम जानते हैं कि इसी प्रकार जब हम लोग इधर पढ़ेंगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और इसी से क्या निकलेगा, मेरा कॉन्सेप्ट आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसका कॉन्सेप्ट आएगा? इसको क्या बोलेंगे? विद्युत विभव। अब देखिए दोनों में कॉन्सेप्ट क्या है। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है यहां क्या है, ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों जो टर्म है ये वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग पढ़े ऐसा, ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है। और यह दोनों कैसा क्वांटिटी है भाई? यह दोनों है स्केलर। ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आया समझ में? अब देखिए दोनों में चर्चा किस पर करेंगे हम लोग, इसमें और इससे किस पर चर्चा करेंगे? आवेश का गति के बारे में किस पर चर्चा करेंगे? डिस्कस द मोशन ऑफ चार्ज। तो ये सब लिखने का है नहीं, सिर्फ समझो इसको। पहले क्या बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर है, विद्युत बल पर है, तो मुझे कॉन्सेप्ट किसका समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो मुझे समझ किसका कॉन्सेप्ट आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आखिर दोनों के बारे में जो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, डिस्कस जो करेंगे, डिस्कस द मोशन ऑफ चार्ज। डिस्कस द मोशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज के, आवेश के गति के बारे में हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आया तो मुझे एक बात समझ में आया कि यहां जब बल लगता था अपोजिट डायरेक्शन में तो फाइनल में से इनिशियल तो नेगेटिव आता था रिजल्ट। यहां भी वही कंडीशन होगा भाई कि इसमें भी कंजर्वेटिव फोर्स ही लगेगा, लेकिन जो डिस्कस जो होगा, जैसे यहां का डिस्कस था, पहले बल पढ़े तो क्षेत्र का कॉन्सेप्ट आया, अब ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे तो विभव में, जैसे हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़े थे ना ऐसा वाला कि मान लेते हैं एक ये रहा 2 पॉइंट ए और बी, इसको यहां से आके यहां ले गए। तरीका तो बहुत हो सकता है, एक ऐसे ले गए, दूसरा ऐसे ले गए, तीसरा हो सकता है इस तरह चल जाए। तो अगर ऐसे ले गए और ऐसे ले गए, ऐसे 3 वे हो सकते हैं इस बी तक जाने में। जैसे तू यहां मेरे आता पढ़ने के लिए, एक तरीका सीधे इधर से आ जाए, दूसरा तरीका इधर से आ जाए, तीसरा ऐसे यूं घूम के आ जाओ, तो 3 तरीका है। आखिर अगर इस तरीके में यहां लगा 10 न्यूटन, यहां 20 लगा, यहां 30 लगा, तो सब बार तो चेंज आ रहा है ना, अंतर आ रहा है ना रिजल्ट। इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? विद्युत स्थिर ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? विद्युत स्थिर ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। उसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे समझ में आएगा। तो मतलब इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, वह कहां से रिलेटेड था भाई? क्लास 11 से। क्लास 11th में जब ग्रेविटेशन पढ़ा, जब तुम पढ़ा
पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के बारे में, mgh के बारे में, जिसको U कहा जाता है, U से डिनोट किया जाता है, जब उसके बारे में पढ़ा तो उसी का कॉन्सेप्ट, उसी स्थिति ऊर्जा के आगे सिर्फ क्या लग गया, विद्युत, अर्थात तो चार्ज के बारे में पढ़ना है। और वह चार्ज कैसा होगा, मोशन में होगा, उसी के बारे में मुझे क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो फिलहाल अब नया हेडिंग बनाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थिति ऊर्जा। लिखिए आप लोग भी। देखिए टॉपिक बनाया है विद्युत स्थिति ऊर्जा। मान लेते हैं एक चार्ज है Q, ये चार्ज स्थिर रहेगा। पृथ्वी तो नहीं होता है भाई, पृथ्वी उठ के चल देता है, नहीं ना, नहीं, हाँ पृथ्वी स्थिर है। उसके बाद यहाँ जो चार्ज है प्लस Q, जो चार्ज है मेरा, ये चार्ज क्या है, स्थिर है। इस चार्ज से कुछ दूरी मतलब r दूरी पर हमने किसको रखा, प्लस Q चार्ज रखा। जब यह भी चार्ज प्लस ये भी चार्ज प्लस, आप सिंपल सोचो कि दोनों के बीच बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा ना, सही बात। अगर प्रतिकर्षण बल लग ही रहा है, दूसरी बात इसमें एनर्जी कैसी हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा होगा। क्योंकि वहां देखो, वहां का कॉन्सेप्ट क्या था, वहां कॉन्सेप्ट था ये अर्थ है और इससे कुछ ऊंचाई पर एक वस्तु को रखा गया है उठा के यहां से, वह ऊंचाई कितना है, h। यहां h का रोल किसने किया, r ने किया। पृथ्वी तो गया नहीं, पृथ्वी पर बदले कौन आया, एक ऑब्जेक्ट आया। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान, पूरा अर्थ का द्रव्यमान हम कैपिटल M मान लें और इसको स्मॉल m मान लें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो मुझे किसकी बात जरूरत पड़ेगा, इस स्मॉल m की जरूरत पड़ेगा ना। तो यहां के कारण और अपोज में जो लगा उसका एक्सेलेरेशन कहां हो रहा है, g होगा एक्सेलेरेशन में, स्मॉल g। तो यहां भी क्या हो रहा है कि इस प्लस Q चार्ज के कारण इस पर जो बल लगेगा और इसके बीच दूरी r जो है, इस दोनों के बीच जो एनर्जी होगा, वह एनर्जी जो होगा भाई, वह एनर्जी होगा स्थितिज ऊर्जा। उसको क्या बोलते हैं, U। क्या बोलते हैं उसको, U बोलते हैं। आया बात समझ में। दोनों के बीच ऊर्जा कैसा होगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। जैसे यहाँ स्थितिज ऊर्जा हुआ ना, पृथ्वी के सापेक्ष में छोटे सा बल को रखा हुआ है अपना, ये देखो ये टेबल रखा हुआ रैक बना हुआ है। अगर यहाँ से कुछ ऊंचाई पे एक हम यहाँ चौक रख दिए, इसकी इतनी यहाँ से इतनी ऊंचाई पर, आखिर इस इतनी ऊंचाई पर हम अगर कुछ रख दें यहाँ पर जाके ले जाके, इस ऊंचाई पर जो एनर्जी इसमें स्टोर होगा वह एनर्जी कैसा होगा, स्थितिज ऊर्जा। डेफिनेशन भी होता है स्थितिज ऊर्जा का कि वस्तु के स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा संहित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु किसी का ना हो, स्थिति के कारण। तो स्थिति कितना है, h ऊंचाई है, यहाँ क्या है, h ऊंचाई है। यहाँ मेरा वस्तु क्या है, आवेश क्या है, स्मॉल q, वो की भी प्लस है, ये भी प्लस है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, r है। इस दोनों के बीच इस निकाय को एक सिस्टम बना दिया। यह क्या बन गया, इस सिस्टम। यह अकेले लागू नहीं होता, ये कभी भी इंडिविजुअल मतलब सिंगल के लागू नहीं होगा। ये किसके लिए लागू होगा, सिस्टम के लिए लागू होगा, निकाय के लिए लागू होगा, प्रणाली के लिए लागू होगा, कि जिसमें कम से कम कितना होगा भाई, 2। एकदम इसका थ्योरी याद रखना। आज अगर थ्योरी अच्छे समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट ब्रेन में आ गया, याद कर लिया, तो फिर बहुत अच्छे तरीका समझ में आएगा फिजिक्स, नहीं तो फिर दिक्कत होगा समझने में। तो यह चूंकि लागू किसके लिए होगा, निकाय के लिए लागू होगा, सिस्टम के लिए लागू होगा। तो यह क्या बन गया, 2 मिल गया तो क्या बन गया, सिस्टम। जैसे ही 2 मिला क्या बन गया, सिस्टम। अगर अकेले रहता तो अकेले कहलाता, स्वयं कहलाता, लेकिन जैसे इसमें 2 लग गया तो क्या कहलाया, वो सिस्टम कहलाया। सिस्टम, उस सिस्टम के जो एनर्जी हुई वो एनर्जी क्या हुआ, U हुआ। अब हम क्या देखते हैं, अगर इस Q चार्ज को यहां जब रखा हुआ चार्ज होगा तो उस समय उसका V क्या होगा, 0, उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। तब इसमें काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा क्या, नहीं ना। अच्छा, लेकिन जब इसको इधर स्लोली क्या कराया जाएगा, गति कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, इसको गति कराया जाएगा। तो कुछ दूरी पर ले चल गई, फिर यहां आ गया, मतलब इसको उठा के यहां दौड़ा दिया गया, चार्ज को गति कराया गया। तब यहाँ कौन से, इस v किस वेग से गति हुआ, v वेग से जब गति करेगा चार्ज, कौन सा चार्ज, यह चार्ज। चूंकि इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा ना। जब इस बल लगेगा तब इसके कारण जब गति इसमें स्टार्ट हो जाएगा, तब यहाँ एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, 12mv²। हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा का सूत्र। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर, 12mv²। अब इसके कारण इस पर बल गया, यहाँ आवेश क्या था, किस वेग में था, 0 में था। यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे इस पर स्लोली क्या किया जाएगा, बल लगाया जाएगा, गति उसमें आएगा। जब वह गति होगा तो गति कैसा होगा, 12mv²। लेकिन हम इसको गति इधर करा रहे हैं, लेकिन एक बल किधर काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है। तब यहाँ ऊर्जा कैसी हो जाएगी,
डेल्टा यू। वहां भी विरोध में कर रहा था काम, ऊपर ले गए लेकिन काम किसमें होगा, विरोध में होगा ना, यहां भी विरोध में होगा। इसको बोलेंगे वर्क डन किसके कारण हो रहा है, किस बल के कारण हो रहा है, याद करो कंजर्वेटिव बल। किसके कारण हो रहा है, कंजर्वेटिव बल। इसको लिखेंगे WC। क्या लिखेंगे, यह जो स्थितिज ऊर्जा होगा इसमें वह क्या होगा, माइनस का चिन्ह क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, इसमें नेगेटिव WC। वो W मतलब वर्क, W मतलब क्या होता है वर्क, और वर्क किसके कारण होगा, C मतलब होता है कंजर्वेटिव। C मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा बल होता है, कंजर्वेटिव बल। आया बात समझ में। क्योंकि यह पूरा कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है, ग्रेविटेशन पर। किस पर आधारित है, ग्रेविटेशन पर आधारित है। आगे समझना, लिखना, इसको नोट करना है, नोट कीजिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में लिख देते हैं। आज के क्लास में जो होगा स्थितिज ऊर्जा पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो समझते हैं, एक बार बोल देते हैं, समझ में आएगा। पहला पॉइंट ये होगा कि यह चूंकि अकेले नहीं लगता है, किसके लिए लगता है, सिस्टम के लिए लगता है। किसके लिए लगता है, सिस्टम के लिए लगता है, वह एक निकाय के लिए लगता है। दूसरी बात, यह कंजर्वेटिव बल के कारण होता है। किसके कारण होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होता है। तीसरा, आखिर यहां जब हम किसी वस्तु को उठा के ऊपर रखते थे तो वह उस समय हम रेफरेंस पॉइंट किसको मानते थे, पृथ्वी को। किसको मानते थे, पृथ्वी को। अगर हम कहें कि देख भाई मेरा एक सामान है यहां से 2 फीट ऊपर है, मतलब 2 फीट ऊपर क्या, आकाश से क्या, नहीं ना, उसमें रेफरेंस पॉइंट किसको माना जाता है, संदर्भ बिंदु किसको माना जाता है, अर्थ को। तो उसी प्रकार यहां रेफरेंस पॉइंट की बात होगा। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है उसकी चर्चा करेंगे, जैसे लिखाते जाएंगे चर्चा होते जाएगा, एक पॉइंट करते जाते हैं। ये 3-4 बातें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो सारे पॉइंट को हम लोग पॉइंट नोट करते हैं, लिखते हैं। आप लोग का हेडिंग यही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जब इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से आता है, आप इसको समझेंगे, इसको लिखना है, इसको यहाँ तक लिख लीजिए। यह बल लग रहा है कहाँ, विरोध में लग रहा है, इसलिए निगेटिव आया। क्या लगा, निगेटिव आया। लिखिए यहाँ तक, नोट कीजिए। देखिए यहाँ कुछ पॉइंट नोट करते जा रहे हैं। आपको हम बाइलिंगुअल लिख रहे हैं, दोनों लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में भी लिख रहे हैं। आपको सुविधा, जो मेरे स्टूडेंट हैं उनमें से जिनको लगे कि इंग्लिश भी समझ में आ रही है तो वो इंग्लिश लिख सकते हैं, नहीं तो आप हिंदी श्योर लिखें और इसको याद रखेंगे। क्योंकि जब याद रख लेंगे आप, तो आपको जब इस पर डिस्कस किया जाएगा, जब इस पर कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, बताया जाएगा डेरिवेशन, तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा कि क्यों किया जा रहा है। जैसे हम लोग गॉस पढ़ने से पहले एरिया वेक्टर पढ़े थे। आखिर अगर एरिया वेक्टर मुझे समझ में आ जाएगा तो गॉस समझ में आ जाएगा। किसी भी का हम गॉस का निकाल लगा सकते हैं और उससे फ्लक्स निकाल सकते थे। उसी प्रकार यहां लिखे हैं पहला पॉइंट, इट इज डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एटलीस्ट फॉर 2। किसके लिए कहा, सिस्टम के लिए। सिस्टम कम से कम कितना मिलके बनता है, 2 मिलके बनता है। और डिफाइन किसके लिए किया गया है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए। वही बात हिंदी में लिखे हैं, यह आवेशित कण के निकाय के लिए परिभाषित किया जाता है। यह आवेशित कण के निकाय के लिए क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। कम से कम कितने के लिए किया जाता है, 2 के लिए। कितने के लिए किया जाता है, कम से कम 2 के लिए। अगला पॉइंट लिखे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ईपीई का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसका हिंदी में मतलब होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। डिपेंड्स ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विद इन द सिस्टम। कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वह डिपेंड करेगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण के सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करेगा। वह किसके साथ, विद इन द सिस्टम, इस सिस्टम के भीतर। विद इन मतलब क्या होता है, भीतर। जैसे हम लोग कोई वस्तु को उठा के नीचे से ऊपर रखते थे, इसका मतलब ये हुआ उस समय रिलेटिव पोजीशन किसका है, किसके सापेक्ष, पृथ्वी के सापेक्ष ना। अगर आपको छत के ऊपर का, छत से उसके ऊपर रखो तो आपके उसमें रिलेटिव कौन है, छत आ जाएगा। लेकिन यहाँ सब में किसको माना जाता है, अर्थ को माना जाता है। इसलिए यहाँ लिखे हुए विद्युत स्थितिज ऊर्जा सिस्टम के भीतर आवेशित कण की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा सिस्टम के भीतर आवेशित कण की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करती है। आप दोनों पॉइंट लिखे हैं, आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से आप हिंदी में लिखो, जिसको इंग्लिश में देखना होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे मेरे सीबीएसई के
जो मुझे जान रहे होंगे, अगर उनको भी पढ़ने का इरादा होगा तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप यहां तक नोट करें, कीजिए नोट। देखिए अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, हमेशा सिस्टम की बात कर रहा है, बिलोंग्स टू ऑल पार्टिकल ऑफ सिस्टम बट प्रैक्टिकली मतलब व्यवहारिक ओनली मूवेबल चार्ज कैन कन्वर्ट इन दिस एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब व्यवहार में सिर्फ वही गति ऊर्जा ला सकता है जो चार्ज गति में होगा। बात समझिए, व्यवहार में रियलिटी में यह होता है कि जो चार्ज गति में होगा सिर्फ वही गति ऊर्जा क्या कर सकता, ला सकता है। उसी को हिंदी में लिखे हैं, सिस्टम की विद्युत स्थिति ऊर्जा सिस्टम के सभी कणों से संबंधित तो होती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से केवल गतिशील आवेश ही इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। कौन आवेश? गतिशील आवेश, दूसरा आवेश नहीं। अगला पॉइंट लिखे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर पॉजिटिव लेंगे तो नेगेटिव, नेगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज लिए, प्लस क्यू चार्ज लिए थे ना, उसमें चार्ज कैसा लिए? प्लस क्यू चार्ज लिए थे हम लोग, तब कैसा आया? नेगेटिव। लेकिन जब माइनस क्यू चार्ज है तब क्या आ जाएगा? वो पॉजिटिव। देखिए विद्युत स्थिति ऊर्जा पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य हो सकता है, और यह आवेशित कण के प्रकृति पर निर्भर करता है। अब नोट कीजिए, इसको उतारिए, नोट कीजिए, कीजिए नोट। देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है, पॉइंट थोड़ा बड़ा है, ये समझ में आएगा। जैसे हम गॉस लॉ जब पढ़ रहे थे तो वहां एक चीज आया था हम लोग का, गॉसियन सरफेस आया था ना, उसी प्रकार यहां एक टर्म आया रेफरेंस पॉइंट। चूंकि यह टर्म क्लास 11 से ही लिया गया है, इसलिए यहां भी इसकी चर्चा है। हम लिखे यहाँ टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू। दो वैल्यू होते हैं, कितने तरह के वैल्यू होते हैं? दो, एक होते हैं एब्सोल्यूट, एक होते हैं रिलेटिव। एक होते हैं निरपेक्ष, एक होते हैं सापेक्ष। सापेक्ष तब होता है जब किसी के संदर्भ में, जैसे कहा गया कि मेरे पास 100 रुपया है तेरे हिसाब से, तो तुम्हारे पास इतना, मेरे पास 100 रुपया है। तो मेरे पास किसी को कह रहा है कि मेरे पास देख, मेरे पास 100 रुपया है, देख मेरे पास 100 रुपया, मतलब आपके हिसाब से मुझे 100 है। लेकिन सिर्फ कहें कि 100, तो वो क्या हुआ? सिर्फ 100 कह दिया जाए वो निरपेक्ष हो गया। लेकिन जब कहा जाए मेरे पास, मतलब किसी को सापेक्ष ले रहे हैं, तो दो टाइप के वैल्यू होते हैं, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट, एक को बोलते हैं रिलेटिव। यहाँ एब्सोल्यूट की चर्चा किया जा रहा है। करेक्ट, टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, किसी कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज सिस्टम, किसी भी सिस्टम चार्ज का, वी हैव टू कंसिडर, हम लोग कंसिडर करते हैं ए रेफरेंस पॉइंट। किस पॉइंट की बात कर रहा है ये? रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहा है। ए रेफरेंस पॉइंट, अब रेफरेंस ये कहा कि टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज सिस्टम वी हैव टू कंसिडर ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब जब तक हम एक रेफरेंस पॉइंट को नहीं लेंगे, तब तक कंसिडर नहीं करेंगे, तब तक हम पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नीचे लिखे हैं रेफरेंस पॉइंट को डिफाइन किया गया है, रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट वेयर ऑल चार्ज पार्टिकल्स हैव जीरो पोटेंशियल एनर्जी। उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वही उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट वेयर ऑल चार्ज पार्टिकल्स हैव जीरो पोटेंशियल एनर्जी। उसको क्या किया गया? एज्यूम्ड किया गया। क्या माना गया उसको? जीरो पोटेंशियल एनर्जी माना गया है। आगे लिखते हैं जनरली इट इज टेकन एट इन्फिनिटी। जनरली से कहां लिया जाता है? इन्फिनिटी में लिया जाता है। इन ऑल डेरिवेशन वी एज्यूम्स, डेरिवेशन मतलब क्या? जो भी हम गुना भाग कैलकुलेशन करके रिजल्ट लाते हैं, कुछ मैथमेटिकल वैल्यू लाते हैं, उसकी बात कर रहा है। इन ऑल डेरिवेशन वी एज्यूम चार्ज इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी। कहां से चार्ज लाया जाता है? इन्फिनिटी से लाया जाता है। उसी को हम लोग हिंदी में लिखे हैं, किसी आवेशित निकाय की स्थितिज ऊर्जा का निरपेक्ष मान मापने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट पर विचार करना होगा। किसी आवेशित निकाय की स्थितिज ऊर्जा का निरपेक्ष मान मापने के लिए
हमें एक रेफरेंस पॉइंट पर विचार करना होगा। अब नीचे लिखे हैं रेफरेंस पॉइंट वह बिंदु है जहां सभी आवेशित कणों में शून्य स्थिति ऊर्जा होती है। उसको भी क्या क्या माना जाता है? रेफरेंस पॉइंट वह बिंदु है जहां सभी आवेशित कणों में शून्य स्थिति ऊर्जा होती है। सामान्यतः इसे अनंत पर लिया जाता है। सभी व्युत्पत्तियों मतलब डेरिवेशन, सभी व्युत्पत्तियों में हम मानते हैं कि आवेश अनंत से लाया जाता है। कहां से लाया जाता है? आवेश अनंत से लाया जाता है। आप अच्छे इसको नोट करें। आगे लिखे हैं अगला पॉइंट, विदाउट रेफरेंस पॉइंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हैज नो सिग्निफिकेंस। मतलब बिना रेफरेंस पॉइंट के एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई महत्व, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता है। हिंदी में लिखे हैं रेफरेंस पॉइंट के बिना विद्युत स्थिति ऊर्जा के निरपेक्ष मान का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, सो टू चेंज the potential energy there must be work done by conservative force। इसी की चर्चा शुरू कर रहे हैं, that is work done by electric force। अर्थात स्थिर ऊर्जा हमेशा कंजर्वेटिव बल के लिए परिभाषित किया जाता है। स्थिर ऊर्जा हमेशा किसके लिए परिभाषित किया जाता है? कंजर्वेटिव बल के लिए परिभाषित किया जाता है। इसलिए स्थिर ऊर्जा को बदलने के लिए कंजर्वेटिव बल द्वारा किया गया कार्य होना चाहिए। अर्थात लिखे हुए ये अर्थात विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य। इसके द्वारा क्या है कार्य? विद्युत बल के द्वारा। वही बात है, कंजर्वेटिव की बात कर रहा है कि स्थिर ऊर्जा हमेशा किसके लिए परिभाषित किया जाता है? कंजर्वेटिव बल के द्वारा परिभाषित किया जाता है। कंजर्वेटिव बल के लिए परिभाषित किया जाता है। इसलिए स्थिर ऊर्जा को बदलने के लिए कंजर्वेटिव बल द्वारा किया गया कार्य होना चाहिए, अर्थात विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य। आया समझ में? इसको नोट कीजिए आप, और इसको नोट कीजिए। यही इतना पॉइंट था जो मुझे याद रखना था, समझना था। ये 5-6 पॉइंट का अगर मुझे याद रहेगा, इसके होल कॉन्सेप्ट को हम अच्छे समझ पाएंगे और जो डेरिवेशन होगा उसमें यूज कर पाएंगे। सबसे अहम रोल इसी का होने वाला है और रेफरेंस पॉइंट का। 2 चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, किसका? रेफरेंस पॉइंट का और कंजर्वेटिव फोर्स का। 2 चीज का, रेफरेंस पॉइंट संदर्भ बिंदु, कंजर्वेटिव बल संरक्षित बल, दोनों का यूज होने वाला है। यहाँ नोट कीजिए आप अच्छे से पहले। देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू सी, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू एफ ई। सी क्या है? कंजर्वेटिव बल द्वारा किया गया कार्य, कंजर्वेटिव बल द्वारा किया गया कार्य। और यहाँ एफ ई लिखे हुए हैं, ये होता है विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। और हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, एक टर्म और है डेल्टा यू। डेल्टा यू इसको लिख दिए यहाँ, डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू एफ ई। और यहाँ डेल्टा यू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, वो चेंज है ना, तो यू एफ माइनस यू आई बराबर माइनस डब्ल्यू एफ ई। ये चीज क्लास 11th हम लोग पढ़े हैं। डेल्टा को ऐसे लिखा जा सकता है कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल और इनिशियल में माइनस करें तो डेल्टा आएगा बराबर माइनस डब्ल्यू एफ ई। यू एफ अंतिम स्थिर ऊर्जा, यू आई प्रारंभिक स्थिर ऊर्जा, एफ मतलब फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी, आई मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। नोट कीजिए इसको। अब यहां से कंडीशन बन जाएगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसको। देखिए यहां क्या है, यहां कंडीशन आ गया कि यदि इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो कार्य होगा, जो वर्क होगा W, वह पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्यों होगा? क्योंकि उस कंडीशन में यू आई मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्रारंभिक वो ज्यादा हो जाएगा और अंतिम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हम लोग क्या निकाले थे? यू एफ माइनस यू आई निकाले थे बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू एफ, ऐसा निकाले थे ना। आप सोचिए जब इसका वैल्यू ज्यादा हो, मान लेते इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 3 हो गया, रिजल्ट किस में आया? माइनस इधर आया, इधर माइनस, आके क्या हो जाएगा? हो अरे यार देखिए, हाँ -2 होगा इधर और इधर से माइनस डब्ल्यू एफ क्या निकलेगा? माइनस माइनस +2 आएगा क्या? जब प्लस आएगा W, इस कंडीशन इनिशियल क्या होगा? ज्यादा, फाइनल क्या होगा? छोटा। उस कंडीशन एनर्जी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एनर्जी क्या हो जाएगा? घट जाएगा।
स्वाभाविक है, जब अंतिम कम हो और प्रारंभिक ही ज्यादा हो, एनर्जी क्या हो, घटेगा ना, या घट जाएगा। उसी के विपरीत अगर ये निगेटिव हो जाए, मतलब ये इसका वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, इस कंडीशन में फाइनल क्या होगा, ज्यादा, इनिशियल क्या होगा, कम। इसका ऐसा कंडीशन हो जाएगा 5 - 3 बराबर +2 माइनस WFE। तो WFE क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्या -2 आ जाएगा क्या, देखो एग्जांपल से -2 आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, फाइनल क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, इनिशियल क्या हो रहा है, कम। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हम लोग यहाँ से फाइनली पढ़े क्या, यही पढ़े UF - UI बराबर -WFE, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। आप सब इसको नोट करें, इसको नहीं नोट करना आपको, इसको नोट कीजिए आप, इसी को नोट कर लीजिए। और आज का लेक्चर यहीं तक है, और अगले क्लास में इसका डेरिवेशन निकालेंगे हम लोग एनर्जी के बारे में। फिलहाल आज यहीं तक पढ़ें, नोट करें इसको कॉपी में। धन्यवाद।